हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज स्टार्ट किया था उसका मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद मैंने आपसे कहा था, जिसमें टॉपिक चल रहा था इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप यील्ड्स की अगर इम्प्रूवमेंट की बात करूं, इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपसे कहा था कि 1952 से लेकर के अभी तक हमारे पास एनसीईआरटी की जो डाटा है वो है 2010 तक करके। इन डाटा में ये चीज़ बतलाया गया है कि 1952 से 2010 की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्टिविटी में 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि जो कल्टीवेटेड लैंड था उसके जो इंक्रीमेंट हुए हैं वो 25% ही हुए, मतलब 1/4 हुआ है। इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर मैं 1952 में 100 एकड़ ऑफ प्लॉट में हम कल्टीवेट कर रहे थे, तो आज जो हमारा ये कल्टीवेशन हो रहा है 125 एकड़ में हो रहा है। लेकिन इसी 100 एकड़ से अगर मुझे 1 टन प्रोडक्शन हो रहा था किसी क्रॉप का, तो आज ये बढ़ करके 4 टन हो गया है। 4 टन प्रोडक्शन। बेटा, कम लैंड को यूज किया, 100 एकड़ में से मात्र 125 एकड़ ही तो बढ़ाया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में 4 टाइम्स। समझ पा रहे हैं क्या गजब का इजाफा हुआ है इन क्रॉप की यील्ड्स में? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये जो अचीव हुआ है, दिस इज अचीव्ड बाय इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट हुआ है, फिर क्रॉप के प्रोडक्शन में भी इम्प्रूवमेंट, और फिर क्रॉप के प्रोटेक्शन में इम्प्रूवमेंट। यहाँ तक की बात तो पिछले क्लास में हो चुकी थी, और मैंने आपसे कहा था कि क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, और क्रॉप प्रोटेक्शन का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो आज वही दिन आ चुका है जो आपको पढ़ना है कि आखिर क्रॉप वैरायटी की इम्प्रूवमेंट कैसे की जाती। आइए इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए बेटा, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी। हमेशा की तरह जब क्रॉप यील्ड की बात हुई थी, मैंने पढ़ा कि क्रॉप क्या होता, कितने प्रकार के होते। आज बात वैरायटी की हो रही, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ही स्पेसीज के अलग अलग स्ट्रेन होते। जैसे आप देख लीजिए, अगर मैं गोभी की बात करूं, इसके तीन स्पेसीज अलग अलग वैरायटीज़ हैं बेटा। एक तो हम बोलते हैं ब्रेसिका ओलोरेशिया बोट्रिटिस, और फिर दूसरी इसी गोभी की वैरायटी ब्रेसिका ओलोरेशिया कैपिटाटा। क्या कहा? कौन सी टाटा? कैपिटाटा। और उसी तरीके से और स्पेसीज हैं इसी मेंबर के, ब्रेसिका ओलोरेशिया नॉल और खोल। बेटा, ये कैबेज की बात हो रही, ये कॉलीफ्लावर की बात हो रही, और ये जो ग्रीन कलर का कॉलीफ्लावर होता उसकी बात हो रही। स्पेसीज तो बेटा जीन और स्पेसिफिक एपिथेट सेम है। कहीं ना कहीं इनके जो मेंबर्स हैं, बोट्रिटिस हुआ, कैपिटाटा हुआ, नॉलखोल हुआ, ये अलग अलग वैरायटी, इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसी तरीके से वीट का भी होता है, लेकिन कैसे हुआ आप इसे डिटेल में स्टडी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आखिर वैरायटी की इम्प्रूवमेंट जब की जाती
कौन कौन से बातों का ख्याल रखा जाता है और फिर उन ख्याल को कैसे पूरा किया जाता है उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रॉप वैरायटी की जब इम्प्रूवमेंट की बात होती है तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा उनके ये हैं कि वो वैरायटी डिजीज रेसिस्टेंस होने चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी चीज हाई यील्डिंग हो, अच्छी खासी यील्डिंग भी होनी चाहिए, और तो और रिस्पॉन्ड करे फर्टिलाइजर्स को, रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर्स। ये सभी एक वैरायटी में पाया जाना चाहिए जो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, हाई यील्डिंग हो, फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। और एक चीज़ जो वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन में भी सरवाइव कर पाए, इसको बोलते हैं वाइडर एडेप्टेबिलिटी। लेकिन बेटा चिंता की बात तो ये कि किसी वैरायटी में ऐसे चीज़ों को डेवलप कैसे किया जाए जो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो, हाई यील्डिंग भी हो, फर्टिलाइजर को भी रिस्पॉन्ड करे और इनकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी हाई हो। ये चीज़ पॉसिबल हो पाता है दो चीज़ों से। दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, आर अचीव्ड बाय एक तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा जब हम जीन को इनकॉर्पोरेट कर देते, इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन, मतलब जो डिज़ायर्ड जीन है उसे ऐड कर दीजिए और बना लीजिए बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। समझ पा रहे हैं? दोनों की चर्चा करेंगे आखिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। वैसे तो ये दोनों ही पार्ट बेटा बायोटेक्नोलॉजी के हैं, और लेकिन मैं यहाँ पर अगर चर्चा हुई तो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और जीन का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो बेटा एक प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू डिसिमिलर टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। बेटा जेनेटिकली डिसिमिलर है, डिसिमिलर प्लांट्स। देखिए इसको कैसे अचीव किया जाता है। मान लेते हैं बेटा वीट की एक वैरायटी है, वीट ए, जो हाई यील्ड प्रोवाइड करती, हाई यील्डिंग होती, और वीट बी प्लांट्स हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हैं, हाई यील्डिंग भी है और रिस्पॉन्ड करती है फर्टिलाइजर्स को। हाई यील्डिंग भी है, इनकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्ड करती है फर्टिलाइजर्स को, डिजीज रेजिस्टेंस भी हैं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक दो प्लांट्स में पाए जा रहे हैं। ये प्लांट्स ए, ये रहा प्लांट्स ए, और इसी तरीके से ये प्लांट्स बी हैं बेटा। ए प्लांट्स पे फ्लावर आई, ये बी प्लांट्स की फ्लावर, समझ पा रहे हैं आप। स्टिग्मा एंथर ट्रांसफ़र होगा। मान लेते हैं एक ऐसे वैरायटी का डेवलपमेंट हो रहा, इसके एंथर यहाँ पर आए और फर्टिलाइज करके जो नए नए वीट वैरायटी बना, इनमें ये सभी फीचर्स पाए जाएंगे।
मतलब हाई यील्ड तो होगा ही, रिस्पॉन्ड फर्टिलाइजर्स को तो करेगा ही, और इधर किसकी भी प्रॉपर्टी डिजीज रेजिस्टेंस होगा। बेटा क्या ऐसा करके हमने इन दोनों अलग अलग प्लांट्स की प्रॉपर्टी किसी एक सीड में ले लिया? ऐसा करने इसके प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। जेनेटिकली डिसिमिलर था, क्योंकि आप तो जानते हैं बेटा हर एक प्लांट के अपने अलग अलग जीन हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक प्लांट्स में ले लिया। कहीं ना कहीं मैंने हाइब्रिडाइजेशन की बात किया। यह हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है दो अलग अलग जीन के बीच में, दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में, दो अलग अलग वैरायटीज़ के बीच में, और जिसके बीच में होता है उसके अकॉर्डिंग से इसके नाम अलग अलग होता है। समझ पा रहे हैं आप? अगर आज दो जेनेटिकली डिसिमिलर के बीच में हुआ, जेनेटिकली डिफरेंट था, इंटरजेनेरिक कहा है। ये प्लांट्स की अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनेरिक्स। इसको आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, या कहें कि क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जीन की बात होती। बेटा उसी तरीके से दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में हुआ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज भी हो सकता। समझ पा रहे? और बेटा हो सकता है अलग अलग वैरायटीज़ के बीच में इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता। इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, और इंटर वैराइटल में बेटा क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटी के होते। टू डिफरेंट वैरायटी के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, क्रॉस करवाया, इंटर वैराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक होता। बेटा हाइब्रिडाइजेशन ही किया है, क्रॉस कर रहे थे अलग अलग, इस वजह से हमने कहा है कि ये सभी एक हाइब्रिडाइजेशन है। और अब जो दूसरा मुद्दा था कि जीन को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, उसका बेस्ट एग्जांपल बेटा गोल्डन राइस माना जाता। आइए उस पर भी थोड़ा चर्चा हो जाए, उसके बाद फिर इनके फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। क्रॉप वैरायटी फिर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है बेटा, जल्दी से लिखिए। अब बात करते हैं कि आखिर एक बार तो हाइब्रिडाइजेशन आपने करा दी, जीन इनकॉर्पोरेशन किसे कहा जाता है, इसको समझिए। बेटा मुझे एक राइस वैरायटी डेवलप करनी थी जिसका नाम मैंने आपसे कहा है कि ये गोल्डन राइस। मान लेते हैं यहाँ पर बासमती राइस ये रही बेटा इनकी प्लांट्स, और ये इनके फली आपको दिख रहे बासमती राइस के, ये राइस समझ पा रहे हैं। और इसी के पास में एक प्लांट्स हैं बेटा जिनसे कैरेट प्लांट्स, गाजर उग रहा है, और गाजर का प्लांट्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, समझ पा रहे हैं। ये कैरेट प्लांट है और ये राइस। कैरेट प्लांट की एक खास बात होती, इसमें विटामिन ए कंटेंट होता है। इस कैरेट प्लांट्स में कहीं ना कहीं विटामिन ए बनाने वाली कोई ना कोई तो जीन होगी बेटा, और इसी जीन के वजह से वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जिससे वो विटामिन ए का फॉर्मेशन कर रहा है। आज नहीं है इस राइस में वो जीन जो विटामिन ए कंटेंट इनरिच्ड करे। कार्बोहाइड्रेट तो देती, विटामिन ए से वंचित रह गए बेटा, कैसे काम चलेगा। ऐसा किया जाता है। इस प्लांट्स में आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बेटा मान के चलिए कि यहाँ पर एक ऐसी जीन है जिसके वजह से ये कोई जीन है बेटा ए, जो विटामिन ए बनाने का काम करता।
इस जीन को यहाँ से रिमूव करके इस राइस प्लांट में इंसर्ट किया जाता है, और जब ऐसा होता है तो ये जो प्लांट्स बनते हैं नए वाले, ध्यान रहे, ये नया प्लांट्स बेटा बन गया जो राइस का, ये राइस प्लांट्स, ये कुछ इस तरीके से इनमें सीडलिंग भी हुई है गजब की। और ये जो राइस बने हैं बेटा, ये राइस जो है कार्बोहाइड्रेट तो है ही, साथ में विटामिन ए भी पाया जा रहा। कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी में हमने चेंज कर दिया, वैरायटी अलग हो गई, और ऐसा करने से इसे कहा जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। समझ पा रहे हैं? जीन का ट्रांसफ़र किया है, और उसमें तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुआ था, इसमें एक पार्टिकुलर जीन हमने लिया था जिसे गोल्डन राइस बना, और इसी का नाम है गोल्डन राइस। समझ पा रहे हैं? ये हुआ इनकॉर्पोरेशन करके कैसे एक वैरायटी का इम्प्रूवमेंट होता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आखिर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए ताकि मार्केट में वैसी वैरायटी को एक्सेप्ट किया जा सके, फार्मर्स उसको ग्रो करे, मार्केट में उनकी वैल्यूज़ हो। वो कौन कौन से फैक्टर्स किसान के लिए, वो कौन कौन से फैक्टर्स मार्केटिंग के लिए, आइए देखते हैं बेटा कुछ इम्पोर्टेंट बातें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट टॉपिक है फैक्टर्स affecting the crop variety improvement। पहली बात, हाई यील्डिंग होना चाहिए, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन पर यूनिट एरिया। मतलब एरिया के हिसाब से अगर 100 एकड़ में पहले 4 टन दे रही थी, आज अगर वैसी 100 एकड़ में यही एक ऐसी वैरायटी डेवलप कर लिया जो 4 टन के जगह पे 16 टन मिल रहा है, गजब हो गया। हाई यील्डिंग वैरायटी का डेवलपमेंट हुआ है। समझ पा रहे हैं? हाई यील्डिंग था, और इनकी जो क्वालिटी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मतलब बेटा ये है, इनके जो सीरियल्स के बारे में जैसे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट इनरिच्ड हैं, और प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था कि जो प्रोटीनेशियस जैसे पल्सेस हैं वो प्रोटीन इनरिच्ड होता है। उसी तरीके से फ्रूट के बारे में मैंने बताया कि विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं मेनली। तो यहाँ पर हम क्वालिटी में चेंज करते, मान लेते एक ऐसी राइस थी जो 100 ग्राम जब हम खा रहे थे तो 1.5 मिलीग्राम मुझे कार्बोहाइड्रेट मिला था। अगर इसे इम्प्रूव कर दिया जाए, इसी 100 ग्राम जब हम खाएं तो मुझे अगर 2.5 मिलीग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका जो फुलफिलमेंट करना है न्यूट्रिएंट्स का, 1.5 मिलीग्राम के लिए जहां वो 100 ग्राम खा रहा था, आज उसे 1.5 खाने के लिए कहीं ना कहीं 70 से 80 ग्राम भी अगर खाता तो काम चल जाएगा। इस तरीके से हम पूरे पॉपुलेशन को मेंटेन रख सकते हैं। क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से की जाती है बेटा। अगर वीट की बात करें, अगर उसी तरीके से वीट में अगर 100 ग्राम में आपको 16 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा था, ऐसी वैरायटी का डेवलपमेंट किया है आपने, उसी 100 ग्राम में आपको 20 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन्स मिल रहा है। इसका मतलब कि जहां आप 100 ग्राम कंज्यूम कर रहे थे 16 ग्राम प्रोटीन के लिए, आज उतनी की आवश्यकता नहीं है बेटा। अगर थोड़ा कम भी मिला 70 ग्राम 60 ग्राम तो उससे भी अपना न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो सकता। कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बातें हैं कि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तीसरी बात, जो चीज़ आपने डेवलप किया, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए।
बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस, आप तो जानते हैं ना बेटा कि ये सीड्स को फील्ड में ग्रो किया जाएगा और वहाँ पर क्रॉप को तरह तरह की परेशानी। बायोटिक में इंसेक्ट आएंगे, पैथोजेंस आएगा, रोडेंट्स आएंगे, ये सभी हो सकता है उसको बीमारी पैदा कर दे, डिजीज हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर सकता है क्योंकि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स उनके फिजिकल हेल्थ में डिक्लेमेंट आएगा, डिग्रेड हो जाएगी उनकी बॉडी और प्रोडक्टिविटी में लॉस हो सकता है। उसी तरीके से बायोटिक रेजिस्टेंस की अगर बात करें, बाय द वे एक ऐसे एरिया में पैडी की फील्ड थी जहाँ पर फ्लड कम आ रहा था, अचानक से फ्लड आ गई बेटा, गजब हो गया। ऐसा होगा कुछ प्लांट इसको रेजिस्ट कर जाएगा, अच्छी बात, लेकिन कुछ मर जाएगा, गंदी बात है बेटा। उसी तरीके से मॉइस्चर का डेवलपमेंट टेम्परेचर में हो सकता है चेंज हो जाए। ये ऐसे एरिया में रह रहा था जहाँ पर टेम्परेट रीजन था, लेकिन आप तो जानते हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है, टेम्परेचर हर जगह का बदल रहा है और वो भी बढ़ ही रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा, ऐसे प्लांट्स अगर रेजिस्ट नहीं कर पाए मर जाएंगे, ख़त्म हो गई है इनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ बात अगर मैं करूँ, इनकी चेंज करने पड़ेंगे मैच्योरिटी में। चेंज इन मैच्योरिटी, चेंज इन मैच्योरिटी का क्या मतलब, ये आप ध्यान से देख लीजिए। एक पर्पस तो मेरा ये कि अर्ली मैच्योरिटी हो जाए, क्योंकि जिस फील्ड में अगर कोई फसल 6 महीने में उग रहा है, आज अगर वो 3 महीने में उगाया जा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद कोई और आएगा, कोई और फसल उगाया जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी होगी। एक तो अर्ली मैच्योरिटी, दूसरा यूनिफॉर्म मैच्योरिटी का भी होना ज़रूरी। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी इस वजह से ज़रूरी है, एज्यूम करिए आपका एक पैडी का फील्ड है या वीट का फील्ड है, हार्वेस्टिंग का मौसम, प्लांट्स फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, 10% ऐसे वीट हैं जो पक चुका है, उसको हार्वेस्टिंग की नेसेसिटी, 70% अभी पकने वाले और बचे 20% अभी बाली ही आई है। किसान कंफ्यूज हो सकता, करें तो करें क्या। अगर पके हुए के चक्कर में काटते इधर 90% बर्बाद, अगर 70% का इंतज़ार कर भी लिए उधर 20% बर्बाद। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी में यूनिफॉर्मिटी का आना ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर अर्ली मैच्योरिटी है तो बहुत जल्दी हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, कम टाइम में ग्रो करेंगे, कॉस्ट भी कम लगेगा, फर्टिलाइजर्स जो ऐड कर रहे हैं वो भी कम लगेगा। समझ पा रहे हैं आप। एक तो ये हो गया। अब आगे के टॉपिक्स को भी चर्चा करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 2 और हैं बेटा, एक तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, दूसरा डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक होना चाहिए। देखते हैं आखिर दोनों क्या बातें हैं कि वाइडर एडेप्टेबिलिटीज किसे कहा जाता है। पांचवा, वाइडर एडेप्टेबिलिटी की बात होती। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करने चाहिए, एबिलिटी टू ग्रो इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। बेटा एक ऐसी राइस की वैरायटी है जो पंजाब में उगाई जा रही है। अब ऐसा नहीं कि वो वैरायटी सिर्फ पंजाब में हो गई, अगर आज वो यूपी आ गए वहाँ भी ग्रो कर जाए, आज अगर वो बिहार चला गया वहाँ भी ग्रो कर जाए, हरियाणा में वहाँ भी चल जाए। ऐसी ये वैरायटी अगर डेवलप करते एक अच्छा रेंज बनता, मार्केटिंग अच्छी हो सकती, और वैसे क्वालिटी, वो एडेप्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होती है तो उनके लॉसेस होने की भी चांसेस बहुत कम होता है। और एक लास्ट फैक्टर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से बोल रहा हूँ, फैक्टर्स और भी हो सकते हैं। डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक, डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्रॉप्स हमारे पास 2 तरीके के, एक तो फूड क्रॉप, दूसरा फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप हम जानवर को खिलाने के लिए बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसमें जो उनके स्टेम्स हैं, जो इनके नोड और इंटरनोड है, ब्रांचेस है, उसका ग्रो हो लॉन्ग अगर है, अच्छी बात। एक ही एरिया में एक लॉन्ग प्लांट्स हैं, उसको फीड करना एनिमल्स के लिए इजी हो सकता, इस वजह से यहाँ पर हम चाहेंगे कि वो लॉन्ग हो। दूसरी बात, फूड क्रॉप्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजर दिया जा रहा, मैन्योर सेड किए जा रहे हैं और कम समय में भी प्रोडक्ट चाह रहे हैं। अगर ये ड्वार्फ हो जाए मज़ा ही आ जाए, क्योंकि कम न्यूट्रिएंट्स कम को कंज्यूम करके इन्होंने वो प्रोडक्ट देने का काम किया है जो
इम्प्रूव्ड वैरायटी नहीं कर पा रही थी। तो हाई यील्डिंग जब भी अगर वैरायटी का इम्प्रूवमेंट किया जाता है, इन 6 बातों का ख्याल रखा जाता है कि वो हाई यील्डिंग है या नहीं है, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, बायोटिक है, बायोटिक रेजिस्टेंस है या नहीं, वाइडर एडेप्टेबिलिटी पाए जा रहे हैं या नहीं, और फिर डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं या नहीं। इन सभी चीज़ों पर चर्चा होती है। और आज यहाँ पर आपका ये इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी कंप्लीट हुआ। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।